का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की कृषि। देखिए, भारत की जो कृषि है वो कहा जाता है कि भारत की जो कृषि है वो कृषि प्रधान देश है। मतलब भारत जो है वो किस तरह का है, भारत की अगर हम लोग देखें, भारत जो हमारा है, भारत कृषि प्रधान देश है। इसको कृषि प्रधान देश क्यों कहा गया है? कृषि प्रधान देश भारत को क्यों कहा गया? तो समझिए, भारत को कृषि प्रधान देश इसलिए कहा गया है कि भारत के जनसंख्या का ये 55% लोग कृषि करते हैं। 55% लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं। भारत के जनसंख्या का 55% लोग कृषि करते हैं। चलिए हम लोग दूसरे बात समझते हैं कि ये तो हम लोग समझ गए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। दूसरी बात है भारत की जनसंख्या का 55% लोग कृषि में लगे हुए हैं। तीसरी बात को अगर हम लोग समझना स्टार्ट करें तो पहले समझिए कि भारत जो था उस शुरुआती टाइम से, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था या आज़ादी के कुछ साल बाद तक हमारा जो कृषि में था पूरा दावेदारी रहता था भारत के अपेक्षा में देखा जाए तो। भारत का अगर जीडीपी की बात किया जाए कि भारत की जीडीपी में कृषि का कितना योगदान रहा है, यानी कृषि जो है हमारा देश में वो जीडीपी में कितना योगदान देता है, तो हम लोग समझेंगे अगर भारत के जीडीपी में कृषि का योगदान, भारत के जीडीपी में कृषि का योगदान अगर देखें, भारत के जीडीपी में कृषि का अगर योगदान हम लोग की बात किया जाए, कृषि का योगदान, तो देखिएगा ये जो था 1951 में इसका जो परसेंटेज था वो 52% था। हाँ, 52% था। यानी 1951 में अगर देखेंगे तो कृषि का योगदान कितना था? 52% था। जबकि अगर अभी की हम लोग बात करें 2019-20 की बात करें तो इसका परसेंटेज धीरे धीरे ये कम गया और लगभग 17.5% के आसपास हो गया भारत की कृषि में, भारत के जीडीपी में कृषि का योगदान। अभी की बात करें 2020 और 21 की बात किया जाए तो हमारा जो है अभी मुख्य रूप से है वह है 19.9 है। इतना हमारा जीडीपी में योगदान है कृषि का है। जीडीपी में कृषि का योगदान इतना रहा है। तो हम लोग पहला बात समझे कि भारत का कृषि है, कृषि प्रधान देश है। दूसरा है भारत की जनसंख्या का 55% कृषि करते हैं। भारत में जीडीपी में कृषि का योगदान कितना था? तो 1951 में जब हम लोग बात करेंगे तो 52%, 2019-20 की बात करें तो 17.5% और 20-21 की बात करें तो 19% रहा है। अब रही बात कि कृषि के बारे में तो हम लोग समझ गए, जीडीपी के बारे में। अब दूसरी बात हम लोग को इसमें यह समझना है, देखिए कृषि के बारे में हम लोग समझ लिया। दूसरा बात अगर हम लोग को देखेंगे तो ये जो कृषि जो सेक्टर है ये कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए भारत का जो कृषि जो है, राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग या संगठन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा इसको भारत के जो कृषि को है 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग में। किसके द्वारा बांटा गया भाई? तो ये भी जान लीजिए, ये आपका बांटा गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग या संगठन, सांख्यिकी द्वारा जो है भारत का जो कृषि है वो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 3 भाग में। अब 3 भाग कौन कौन सा है तो समझिए। पहला जो हमारा भाग जो निकल के आता है वो है प्राथमिक स्तर यानी प्राथमिक सेक्टर है। दूसरा है हमारा सेकेंडरी और तीसरा है हमारा टर्टियरी सेक्टर। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय सेक्टर में बांटा गया है। तो प्राथमिक सेक्टर में किसको रखा गया है तो समझिए, जो भी प्राकृतिक चीज से उत्पादन किया जाता है, प्राकृतिक चीज से, जैसे समझिए कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, धान, चावल, गेहूं, अनाज, जितना भी चीज़ हमको प्राकृतिक रूप से मिलता है उसको रहा गया है प्राथमिक क्षेत्र में। यानी कहने का मतलब हुआ कि कृषि।
कृषि भी किस सेक्टर का विषय चला जाएगा? तो ये चला जाएगा आपका प्राथमिक सेक्टर का। द्वितीय सेक्टर का विषय कौन सा जाएगा? तो समझिए, द्वितीय सेक्टर में चला जाएगा आपका कल कारखाने या उद्योग धंधे चले जाएंगे। द्वितीय सेक्टर में किसका चला जाएगा? कल कारखाने या उद्योग धंधे। तीसरा सेक्टर में चला जाएगा आपका सेवा। क्या चला जाएगा? सेवा चला जाएगा। तो अभी हम आपसे एक एग्जाम्पल पूछते हैं कि अगर कोई किसान है पशुपालन कर रहा है तो किस में जाएगा? प्राथमिक में जाएगा, द्वितीय में जाएगा या तृतीय में जाएगा? प्राथमिक में, द्वितीय में, तृतीय में? पशुपालन बताइए। चलिए अब उसके बाद देखिए, जैसे मान के चलिए कि डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, यहाँ तक कि लेबर हो गया, जितने भी लोग हैं काम करने वाले, चोर हो गया, ये सब कौन सा सेक्टर में चला जाएगा? तो आपका चला जाएगा किस सेक्टर में? सेवा क्षेत्र में चला जाएगा। चोर भी तो हम लोग का सेवा ही ना करता है जी। टीवी कहीं से चुराया, 12,000 का हम लोग से बेच दिया 2,000 में, सेवा कर रहा है एक तरीके से। तो ये हो गया आपका सेवा क्षेत्र में चला गया। अब हम लोग को इसमें एक चीज़ और समझना है। 3 सेक्टर समझ गए। राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को रखा गया, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग को, तृतीय क्षेत्र में क्या रखा गया है? आपका सेवा क्षेत्र को रखा गया है। अब हम लोग आगे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो अभी है इस साइड में जगह तो है ही। देखिए, अब इस साइड में हम लोग को एक चीज़ और समझना है कि भारत की जो जनसंख्या है, भारत का जो लोग हैं वो कृषि पे कितना % निर्भर है? भारत का जो लोग हैं, भारत का जो कृषि है वो किस पर कितना निर्भर है? तो समझिए, भारत का कृषि निर्भरता की बात किया जाए, कृषि निर्भरता की बात किया जाए तो भारत की अगर कृषि निर्भरता की बात किया जाए, कृषि निर्भरता की बात किया जाए तो हमारा जो है कृषि निर्भरता वो देखिएगा, तो सबसे अगर कृषि की निर्भरता की बात किया जाए तो भारत की जो कृषि है वो भगवान भरोसे ज़्यादातर रहता है, यानी ये मानसून पे निर्भर रहता है। पहला बात किया जाए तो ये रहेगा आपका मानसून पे रहता है, मानसून पर निर्भर है। किस पे निर्भर है? मानसून पे। अब मानसून पे 55% तक निर्भर है। कितने % निर्भर है ये? 55%। यानी हम लोग वर्षा के पानी पर कितना % निर्भर है? 55%। यानी बारिश होगा तो खेती होगा और नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब देखिए, अब बच गया हमारा 45%, तो ये निर्भर होता है सिंचाई पर। कितना % है? सिंचाई पर कितना % निर्भर है? तो ये आपका निर्भर है 45%। कितना % निर्भर है? 45%। सिंचाई पे जैसे नल द्वारा पानी पटा दिया, चापाकल द्वारा पटा दिया, नहर द्वारा पटा दिया गया, कुआं द्वारा पटा दिया गया, तो ये है हमारा 45%। दूसरी बात किया जाए कि भारत के जो कृषि होते हैं, भारत के जो किसान होते हैं, कितना % किस चीज़ में खेती करते हैं? तो भारत का अगर किसान की बात किया जाए, भारत का अगर किसान की बात किया जाए तो किसान में अगर हम लोग देखा जाए तो देखिए, ध्यान दीजिए कि भारत के जो किसान है वो 60 से 65% लोग, कितना? 60 से 65% लोग ये खाद्यान्न कृषि का उत्पादन करते हैं। खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं, जैसे खाए पिए वाला सामान, जैसे गेहूँ, चावल, चना, मक्का, बूट, केराव, सरसों, ये सब खाए वाला चीज़ है। तो खाने वाला चीज़ भारत का जो कृषि है, किसान जो है 60 से 65% यही वाला कृषि करते हैं। अब रहा बात कि जो छोटे मोटे जो किसान हैं, जैसे कि देखिए, छोटे मोटे किसान नहीं कहिए, उन लोग और बड़े स्तर पे होते हैं, यानी आपका 35 से 40% जो किसान हैं वो वाणिज्यिक कृषि करते हैं, यानी व्यापार के दृष्टिकोण से वो खेती करते हैं। जैसे समझिए, वाणिज्यिक यानी व्यापार वाला, यानी बिजनेस वाला कृषि करते हैं। जैसे मान के चलिए, कपास ये आप खाइएगा कि बेचवे कीजिएगा, जूट, रबर, ये सब खाने वाला चीज़ है। ये जब उत्पादन वगैरह कीजिएगा हम लोग तो इसको क्या करेंगे?
बेचेंगे हम लोग। तो 60 से 65% जो होते हैं खाद्यान्न उत्पादन, जैसे किसान की बात किया जाए तो गेहूं, चावल, मक्का, यही सब के राउ 35 से 40% जो है वो व्यापार के दृष्टिकोण से कृषि करते हैं। खाने पीने के लिए खेती नहीं करते हैं, ये व्यापार के लिए और ये खाने के लिए कृषि करते हैं। दूसरी बात को हम लोग को और समझना है, समझिए एक बार आओ हम लोग समझिए कि कृषि का ये तो सारा सिस्टम है कि हम लोग किस पे निर्भर करते हैं, कितना % मानसून पे निर्भर है, किसान कितना % काम करता है। दूसरा चीज़ हम लोग को लेके चलना है, समझिए पहला तो ये हो गया। अब रही बात कि इसमें एक चीज़ और कि भारत की कृषि को ही यानी इसको 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो भाग को समझिए, भारत का जो कृषि है वो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कृषि को, फसल को 3 भागों में, फसल को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है आपका 3 भाग में बांटा गया है। कितना भाग में बांटा गया है जी? तो ये बांटा गया आपको 3 भाग में। अब 3 भाग में कौन कौन है तो समझिए। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं 3 भाग कौन कौन सा है। तो पहला आपको मिल जाएगा यहाँ पे, पहला जो भाग मिलेगा आपका वो मिलेगा आपका रबी फसल। कौन सा मिल जाएगा? रबी फसल। दूसरा हमारा जो मिलेगा वो है खरीफ फसल, और तीसरा जो हमारा मिलेगा वो मिलेगा जायद फसल। ये सारा चीज़ हमको मिलेगा। ये खरीफ फसल किसे कहेंगे और जायद फसल किसे कहेंगे, इस सब के बारे में आज हम लोग बड़ा विस्तृत रूप से, बड़े सटीक रूप से हम लोग समझेंगे। तो समझिए, रबी फसल की जो बुनाई होती है, बुनाई वो होता है ठंडा में, समझिए। तो ठंडा को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं ठंडा को? शीत कहते हैं कि नहीं? तो इसको बोलते हैं शीतकालीन फसल कहते हैं। यानी शीतकालीन फसल को क्या बोलेंगे? रबी फसल को बोलेंगे। तो इसको सबसे पहले शीतकालीन फसल कहिए। शीत ऋतु वाला फसल भी कह सकते हैं। शीत ऋतु फसल हो गया। ये रोपाता है आपका खरीफ फसल जो है, ये बरसात के टाइम में रोपाता है। तो इसको बोलिए मानसूनी फसल। मानसूनी फसल कहिए। कौन सा कहिए? मानसूनी फसल कह दीजिए। ये गर्मी के टाइम में रोपाता है, तो इसको कहिए ग्रीष्मकालीन फसल हो गया, या हम लोग ग्रीष्म फसल भी कह सकते हैं। तब ये शीत में कब रोपाता है तो समझिए, रबी में ठंडा में रोपाता है, ठंडा को बोलते हैं शीत। तो शीत ऋतु वाला फसल। ये बरसात के टाइम में रोपाता है मानसूनी फसल, जब मानसून आता है तब रोपाता है। जायद फसल गर्मी में रोपाता है। तो ये होता कब है? तो देखिए, अगर इसकी हम लोग बात करें, बुनाई की बात करते हैं और कटाई को बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बुनाई और कटाई। समझिए, बुनाई जो होता है इसका, तो ये ठंडा के टाइम में होता है। ठंडा में क्या होता है? अक्टूबर नवंबर, इस टाइम में ठंडा रहता है। तो ये हो जाएगा अक्टूबर, अक्टूबर और नवंबर में ये इसका क्या हो जाता है? बुनाई। लेकिन इसके जब कटाई हम लोग देखेंगे तो ये कब हो जाएगा कटाई? मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। कब हो जाता है? मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में। किसकी? रबी फसल की कटाई होती है। पहला हम लोग ये क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न रहता है आपका एग्जाम में। अभी बहुत कन्फ्यूजन वाला रहता है, मार्च है क्या है। अब देखिएगा, अब ये इसकी अगर हम लोग देखेंगे तो ये कब इसकी बुनाई होती है? खरीफ फसल की अगर हम लोग देखें, बुनाई की बात करें तो ये हो गया कब? नवंबर दिसंबर में नहीं, खरीफ है ना, ये हो जाएगा आपका मानसून में। तो जून जुलाई में इसका होगा, जून जुलाई होगा। कब हो जाएगा? जून जुलाई में। ये जो फसल है इसकी बुनाई कब हो जाएगी? जून जुलाई में। और इसकी कटाई कब होती है? तो ये होता है नवंबर और दिसंबर में। ठंडवा के दिन में कटता है, बरसतवा के दिन में रोपाता है, और ठंडवा में ही कट जाता है। अगर इसका देखिएगा, अगर बुनाई की बात करें तो ये मार्च में होगा और इसको आदमी पकड़ के मई में काट लेगा। मार्च, अप्रैल, मई,
नहीं, जून में कट जाता है सर, मार्च में होगा और इसकी कटाई हो जाती है मार्च, अप्रैल, मई में कट जाता है, ये जून में कटता है, कन्फ्यूजन चल रहा है, इसको एक बार देख लीजिएगा आप, जून में। तो ये सारा चीज़ तो आपका हो गया, कटाई वटाई से रिलेटेड हो गया। अब हम लोग इसको में से क्या देखेंगे, अब देखिए बुनाई हो गया इस समय, ये सारा चीज़ हो गया। अब दूसरी बात हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फसल हैं, कैसे फसल होंगे, जो हमको कैसे पता चलेगा। जैसे आपको हम बोल दें गेहूँ कौन सा फसल है, तो कैसे पता चलेगा। तो अब देखिए बात को, ये जो है आपका रबी फसल जो है, रबी फसल, इसमें देखिएगा तो रबी फसल जो है ये आपका गेहूँ, चना, उसी को बूट भी कहते हैं, गेहूँ, चना, सरसों, ये सब कौन सा फसल में चला जाएगा, रबी फसल में चला जाएगा। अब ये रोपाता है बरसात में, तो बरसात में कौन सा चला जाएगा, धान, मक्का, बाजरा, ये सब किस में चला जाएगा, तो ये सब चला जाएगा आपका खरीफ फसल में चला जाएगा। और मार्च और जून में जो मार्च में रोपाया, समझ गए कि नहीं, मार्च में रोपाया और इस समय जो कट गया है, अब ये किस में चला जाएगा, तो ये चला जाएगा आपका खीरा, ककड़ी, तरबूज, तरबूज, ये सारे किस फसल में चले जाएंगे, तो ग्रीष्मकालीन, यानी ये चला जाएगा आपका जायद फसल में चला जाएगा। तो ये सारा हम लोग देख ले, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, कब कब इसकी बुनाई होती है, कटाई होती है, इसको हम लोग समझ लिए। अब हम लोग दूसरी बात को और समझते हैं, इस साइड में आइए। दूसरी बात को समझने के लिए देखिए हम आपको एक बता देते हैं, दूसरी बात को अगर हम लोग को समझना है तो देखिए इसमें जो है लाइन सीधा है ना, सीधा नहीं हो रहा है। देखिए आप लोग थोड़ा एक काम किया कीजिएगा कि जब आपको वीडियो अच्छा लगे या बुरा लगे तो कम से कम कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको वीडियो लगा तो कैसा लगा, क्या इसमें और चेंज करने की आवश्यकता है। क्योंकि पहले जो हमारा कमेंट वगैरह आ रहा था वो प्रॉब्लम था माइक को लेकर, तो मैंने माइक को सुधारा है। आपका भी अगर इसमें किसी प्रकार से आपको प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं या हमें फ़ोन वगैरह भी कर सकते हैं, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि वीडियो में कहाँ प्रॉब्लम है, फिर उसमें सुधार किया जाएगा। अब रही बात कि जो फसल होते हैं, फसल जो होते हैं, फसल में देखिएगा तो इसके कई प्रकार होते हैं। फसल के अगर हम लोग प्रकार की तो हम लोग देखें तो इसके कुछ कुछ होते हैं, चक्र होते हैं, फसल का होता है। तो पहला हम लोग देखेंगे, अगर इसके हम लोग प्रकार की बात करें, कुछ प्रमुख जो होते हैं, प्रमुख टाइप का जो होता है, तो पहला जो होता है वो होता है फसल चक्र। फसल चक्र। दूसरा जो हमारा होता है, पहला समझ गए, पहला हो गया। दूसरा जो हमारा होगा वो होगा अनुबंध कृषि। अनुबंध कृषि होगा, माने किस तरह से खेती बाड़ी किया जाता है, अनुबंध हो जाएगा। तीसरा जो हमारा है, पहला फसल, दूसरा अनुबंध, और तीसरा जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका झूम की खेती। कौन सा खेती, झूम की खेती। तीनों के बारे में बता देंगे। एक और हमारा जो निकलेगा वो निकलेगा सीढ़ी नुमा खेती। सीढ़ी नुमा खेती, खेती कही या कृषि कही, है कि नहीं। तो ये सारा निकल के आएगा। पहला हमारा फसल चक्र हुआ, अनुबंध कृषि हुआ, झूम की खेती हुआ, सीढ़ी नुमा हुआ। तो अब हम लोग इसमें समझेंगे कि फसल जो चक्र है ये क्या है, सीढ़ी नुमा क्या है। तो फसल जो चक्र है, फसल चक्र की बात किया जाए तो फसल चक्र कहने का मतलब कि बदल बदल के खेती बाड़ी करना। जैसे इस बार आप मकई रोपे हैं तो अगले बार कुछ और फसल लगाइए, अगले बार कुछ और फसल लगाइए। इसको लगाने से क्या होगा आपको कि जो भारत की जो मिट्टी में 3 चीज़ की हमेशा कमी पाया जाता है भारत की मिट्टियों में। सबसे पहला नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाया जाता है। तो जब फसल चक्रों को आप बदल बदल कर रोपिएगा तो उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो बनी रहती है। इसीलिए इसका कहना है कि आप फसल को क्या कीजिए, बदल बदल के लगाइए, बदल बदल कर। कोई दिक्कत, कैसे लगाना है आपको, बदल बदल के लगाना है, बदल बदल कर। दूसरी की बात किया जाए, इसका थोड़ा इंक खत्म हो गया है। अगर दूसरा हम लोग देख लें अनुबंध कृषि, तो ये अनुबंध कृषि है क्या,
तो समझिए, अनुबंध जो कृषि है ये है कॉन्ट्रैक्ट पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कृषि है कि जब आप किसी से खेती बाड़ी करवाइएगा, समझिए, किसी से आप अनुबंध, जैसे मान के चले कि हमको कोई कंपनी वगैरह खोलना है, जैसे मान के चले कि हमको अथी खोलना है, सॉस बनाने वाली कंपनी खोलना है, तो हमको तो टमाटर की आवश्यकता होगा। अब हम उतना टमाटर तो उत्पादन कर नहीं सकते हैं, तो हम कहेंगे, किसानों को बुलाएंगे, बोलेंगे कि देखो भाई, हमको तुमको 10 बीघा खेती है, तो 10 बीघा में हम तुमको पहले ही पैसा दे रहे हैं। उसी समय में टमाटर का भाव तय हो जाएगा, समझ गए बात। और जब वो मान के चले कि हमको 100 केजी टमाटर की आवश्यकता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो 100 किलो का पहले ही से भाव तय कर लेंगे। और जब वो तय हो जाएगा खेत का, टमाटर का, तो जब हमारे पास बेचे आएगा तो हम उससे खरीद लेंगे। अब मान के चले कि अगर टमाटर का भाव 10 रुपये केजी तय हुआ है, अब बाजार में वही टमाटर 50 रुपये बिक रहा है, तो वो हमको 10 रुपये देगा। अगर मान के चले कि उसके पास 80 केजी हुआ है, तब वो हमको 100 केजी देगा, चाहे टमाटर कहीं से खरीद के लाए। तो ये हो गया अनुबंध जो कृषि होता है, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है, अनुबंध पे किया जाता है, अनुबंध पर। दूसरा जो हमारा है झूम की खेती, ये क्या किया जाता है कि पेड़ पौधों की कटाई कर दिया जाता है। पेड़ पौधों की कटाई करके खेती बाड़ी किया जाता है। पेड़ पौधों की कटाई कर, जैसे मान के चले कि हमारा जंगल है भाई, तो हम वहाँ पेड़ पौधा काट दिए और वहाँ खेती बाड़ी किए। खेती बाड़ी करने के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि ह्यूमरस की मात्रा और नाइट्रोजन फास्फोरस की कम जाता है, तो वहाँ पे ज़मीन जो हो जाता है बंजर। फिर वहाँ से हम लोग फिर क्या करेंगे, दूसरे जहाँ खेती करेंगे वहाँ का भी बंजर हो जाएगा। फिर ऐसे पेड़ पौधे को, झाड़ी वाड़ी को नोच नाच के खेती बाड़ी किया जाता है, उसको कहते हैं झूम की खेती। ये ज़्यादातर होता है असम में होता है, सिक्किम में होता है, मेघालय जैसे इलाकों में होता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य में इसकी खेती किया जाता है। सीढ़ी नुमा जो खेती होती है, ये पर्वतों के ढालों पे किया जाता है। जहाँ पे पर्वत ढाल होता है वहाँ पे सीढ़ी बनाकर खेती किया जाता है। ये होता है पर्वतीय ढाल पर होता है, पर्वतीय ढाल पे किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पर्वतीय ढाल पर। किसकी खेती? सीढ़ी नुमा खेती। मान लीजिए पर्वत है तो वहाँ पे थोड़ा सा ढाल वाल कर दिया जाता है, ऐसे ऐसे लपा हुआ रहेगा, तो वहाँ पे ऐसे खेत जैसा, सीढ़ी जैसा बना के वहाँ पे रोपा जाता है, सीढ़ी नुमा खेती। तो ये सारे हम लोग समझ गए। अब एक चीज़ और प्रॉब्लम है खेती बाड़ी में। अब वो क्या प्रॉब्लम है सो समझिए। कृषि में अब कुछ समस्या उत्पन्न होता है। क्या समस्या होता है तो समझिए। अब ये समस्या क्या है भाई? समस्या खेती में अब क्या क्या समस्या आ गया, तो देखिए खेती में जो हमारा समस्या आया है उसको समझते हैं। खेती में जो समस्या आया उसको समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए सबसे पहला खेती में समस्या होता है, सबसे पहली जानकारी होता है कि हम लोग मानसून पे निर्भर रहते हैं। किस पे निर्भर है? मानसून पे। हम लोग को निर्भरता किस पे है? तो ये भी बड़ा समस्या है कि नहीं। जैसे मान के चले कि हम इस बार धान रोप दिया, मानसून भी नहीं किया तो सारा धान तो बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग मानसून पे निर्भर हैं। दूसरी बात है कि हम लोग अशिक्षित भी हैं। खेती बाड़ी में अशिक्षित है तो हमला क्या हो जाएगा? दूसरा क्या कंडीशन हो जाएगा? मतलब ये हमारा जो कंडीशन जो निकल के आएगा वो हमारा हो जाएगा कि हम लोग अशिक्षित भी हैं। तीसरा बात है जो कि हम लोग परंपरागत से कृषि करते हैं। परंपरागत से हम लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं। अब देखिए परंपरागत क्या होता है? परंपरागत कृषि, ये भी समस्या है। जैसे जैसे हमारे बाप दादा जो कृषि वगैरह रोपे होंगे उसी हिसाब से आज भी रोप रहे हैं, उसमें किसी प्रकार से चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। जैसे मान के चले कि कोई हमारा पोखरा है, तब पोखरा में मान के चले, पोखरा में तो खैर खेती होगा नहीं। कोई ज़मीन है तो ज़मीन में जैसे मान के चले कि हर साल चना रोप रहा है तो हर साल आदमी चना रोप रहा है, जबकि उसमें कुछ और चीज़ हो सकता था। तो उसकी मिट्टी ले जाइए, जाँच पड़ताल कराइए, पता चला कि अरे केराव नहीं, एकरा में तो होना चाहिए बूट, तो बूट उसमें रोपिए, सबसे ज़्यादा निकलेगा, यानी चना रोपिए। दूसरी बात हो गया कहीं पे मतलब अलग अलग तरीके से खेती कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर इस खेत में ये वाला आहरा में खाली रोपा रहा है भाई,
धान रोपा रहे तो खाली धान रोपिए, आप उसमें जांच पड़ताल कीजिए, हो सकता है धान से कोई और बेहतर फसल उसमें उत्पादन हो, तो वो वाला फसल। तो ये हो गया परंपरागत कृषि का ये उदाहरण हो गया, तो ये भी हमारे समस्या है। दूसरा जो हमारा समस्या है वो है अच्छे बीज का नहीं होना। अच्छे बीज की कमी भी हमारे जगह पे, ये भी समस्या है। अच्छे गुणवत्ता वाले बीज हमारे पास नहीं, अच्छे बीज की कमी है। तीसरा बात जो है ये भंडारण की भी समस्या है, भंडारण की कमी। अभी भंडारण की कमी से क्या समझते हैं, तो सबसे मान के चले कि हम धान मन 100 बीघा था तो हमने उत्पादन कर लिया ढेर मनी धान, अब उसको हमको रखने के लिए भंडारण है ये नहीं है। आलू उत्पादन कर ले, तो चलिए धान को छोड़ देते, आलू उत्पादन कर लिए, अब आलू हमारे पास हो गया 25 क्विंटल। अब छोटे किसान के पास तो भंडारण का उपलब्धता है नहीं, तो कितना आलू खाएगा, रोज आलू भात खाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा कि वो जो सारा चीज़ जो है भंडारण वगैरह में का है, तो भंडारण तो रख नहीं पाएगा, तो धीरे धीरे उसकी आलू की क्या हो जाएगी, सड़ने लगेगा, गलने लगेगा, धीरे धीरे बर्बाद होने लगेगा। तो ये भंडारण के भी ये क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अच्छे बीज की भी कमी है। परंपरागत कृषि अपनाए हुए हैं, हमको कृषि में किसी प्रकार से नॉलेज नहीं है कि कीड़ा लगेगा तो दवाई छींटना है कि पानी छींट देना है। कई लोग तो सरफ के पनिया छींट के इसे घोर के मार देता है, तो वो सारे कमी है। मानसून की समस्या है कि मानसून आएगा तब भाई होगा, तो ये सारे समस्या हैं। तो ये हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं। छोटा सा वीडियो और हल्का लंबा जा सकता है, लेकिन हम इसको आज कंप्लीट करवा देंगे। तो ये सारी समस्या है, इधर आपने उतार लिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको मिटा देते हैं। आपने चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो हम इसको मिटाने जा रहे हैं। देखिए आपको ऐसे वीडियो यूट्यूब पे 1000 मिल जाएंगे, लेकिन इतने अच्छे से समझाने और आपको इतने कम शब्दों में समझाने का जो हमने काम कर रखा है वो शायद आपको एग्ज़ाम में बहुत बड़ा हेल्प आपको मदद करेगा। अब हम लोग को ये समझना है कि देखिए ये सारा प्रॉब्लम है, तो हमारे जगह पे धीरे धीरे क्या हुआ कि मानसून की भी जो है धीरे धीरे अब इस सब चीज़ को दूर करने के लिए एक बड़े स्तर पे, विश्व स्तर पे लाया गया जिसका नाम रखा हरित कृषि क्रांति। एक क्रांति लाया गया। क्या लाया गया? एक लाया गया क्रांति। कौन सा क्रांति? कृषि में क्रांति लाया गया। कृषि में क्रांति लाया गया। तो कृषि में जो क्रांति लाया गया, तो हम लोग देखेंगे अगर विश्व स्तर पे बात करते हैं कि विश्व में अगर बात करें या फिर हम लोग बात करें भारत में बात करते हैं, अगर विश्व की बात करते हैं तो विश्व में देखिएगा तो यहाँ पे जो है हरित क्रांति के जो जनक हैं उनका नाम जो है, जनक उनके बाबूजी का जो नाम है नॉर्मन बोरलॉन नाम है। बोरलॉन, क्या नाम है? बोरलॉन नाम है। हरित क्रांति का इन्होंने प्रारंभ कब किया? अगर इसकी प्रारंभ की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रारंभ किए थे 1965 में। कब प्रारंभ किए थे? 1965 में। और इतना अच्छा ये सफल रहा कि इनको नोबेल का, शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शांति का नोबेल भी इनको दिया गया। किनको? बोरलॉन को दिया गया। अब हम लोग भारत में आते हैं। भारत वाला भी देखा, अरे वाह, तो पूरा ढेर मनी खेती बाड़ी हो गया। हमारे जगह पे तो 55% लोग खेती बाड़ी करते हैं, फिर भी वो अनाज के लिए बहुत ग्रसित है, उनको अनाज सही से नहीं मिलता है। तो भारत में एक व्यक्ति उभरे जिनका नाम था, भारत में अगर जनक की बात करें, जिनका नाम था MS धोनी, नहीं, स्वामीनाथन। क्या नाम था इनको? MS स्वामीनाथन था। तो MS स्वामीनाथन ने अगर भारत में प्रारंभ करे कि इसकी प्रारंभ कब हुआ है, तो इसकी प्रारंभ की बात बोले तो ये हुआ था 65 में, तो ये हुआ था 66 और 67 के आसपास। कब हुआ था? 66-67 में। इनको नोबेल तो नहीं मिला, लेकिन इन्होंने भारत की जो कृषि था बहुत हद तक क्या, बहुत अच्छे तरीके से सुधार दिए थे। और उत्पादकता की बात करें तो इन्होंने गेहूं में 5 गुना तक वृद्धि कर दिया था। 5 गुना वृद्धि, जबकि धान में इन्होंने सिर्फ 3 गुना वृद्धि हुआ था। इतना कम वृद्धि है जी, बताइए ना।
भारत में अगर बात करें, भारतीय में हरित क्रांति के जनक बोले तो एम.एस. स्वामीनाथन। इन्होंने प्रारंभ किया था 66-67 में। इन्होंने उत्पादकता को बहुत हद तक वृद्धि किया। गेहूं में 5 गुना वृद्धि हुआ, धान में 3 गुना हुआ वृद्धि। अभी वृद्धि मतलब क्या हुआ, मतलब 3 गुना 4 गुना। जैसे मान के चले कि हमारा पहले 1 कट्ठा जमीन था, ओकरा में अगर 5 किलो गेहूं हो रहा था, तो जब हरित क्रांति आया भारत में तो उस बीच में हमारा 25 किलो होने लगा। इसका मतलब ये हुआ। तो ये सारा हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। अब हम लोग को एक चीज़ एक समझना है कि जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम लोग को ये समझना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक बहुत सारे क्रांतियाँ हुए हैं, जैसे लाल क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, है कि नहीं, गोल क्रांति, बहुत सारे ऐसे क्रांतियाँ हुए हैं। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के जब पार्ट्स आएगा तो मैं आपको विस्तृत ढंग से और कहाँ कहाँ क्रांति हुआ, किस पे ज़्यादा उत्पादकता पे जोर दिया गया, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी आपके लिए इतना काफ़ी है। आप इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से इसको आंकलन कीजिए और फिर हमसे कमेंट के माध्यम से हमें पूछिए किस चीज़ पे वीडियो की आपकी कमी हो रही है। ऐसे हमारा जो अगला जो वीडियो आने वाला है, हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे बार कुछ दिनों के बाद हम लोग एक टीम तैयार हो रहे हैं। टीम के साथ हम लोग क्या करेंगे कि उसमें क्या किया जाएगा कि आपको पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी, यानी आपको जीरो से लेकर लास्ट तक सब आपको बारीकी से क्लास मिल जाएगा, जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपको अच्छे तरीके से समझाने का काम करेंगे। बशर्ते आप लोग हम लोग को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बने रहिए।